वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेस द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉन एज फेस। बेटा ऐसा एंगल जो आपको डिस्प्लेसमेंट दे और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ उस बॉडी की डायरेक्शन बताए जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसको हम कहेंगे फेस। तो फेस आपने बेटा फिफ्थ चैप्टर में भी पढ़ा है। फेस बोलते हैं एंगल को, ठीक है, एंगल को। अब देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस आप वो एक कल वाला सर्कल ले लें बेटा। यहाँ आप सपोज करें कि ये एक रोड है और रोड के साथ आपने ये वाला पॉइंट जो है वो या पार्टिकल जो है वो आपने बांधा हुआ है, और एन आपके पास क्या है, वो पॉइंटर है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा जैसे जैसे ये पॉइंट पी जो है वो इस सर्कल पर मूव करेगा। बेटा पहले ये पॉइंट पी इधर था तो एंगल जो बन रहा था वो ज़ीरो था। फिर पॉइंट जो था O1 से होता हुआ पी तक पहुंचा और एंगल बना फाई, और फिर पी से पी तक पहुंचा तो एंगल बना ओमेगा टी। अब ये फाई और जो ओमेगा टी है ये एक्चुअली क्या कहलाएंगे, फेस कहलाएंगे। और ये आपको क्या बता रहे हैं, पॉइंट पी का एक तो डायरेक्शन बता रहे हैं और साथ साथ आपको ये डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं कि देखिए O1 से P तक एंगल बन रहा है फाई, तो ये बता रहा है कि पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है, और यहाँ P से P तक का अगर पॉइंट जो है वो डिस्टेंस कवर करता है तो एंगल बनता है ओमेगा टी। बेटा ये जो एंगल है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा किसके इक्वल आता है, ओमेगा टी के, ओमेगा टी के इक्वल आता है। मतलब सपोज करें कि पहले आपका जो पार्टिकल जो था वो इस पॉइंट पर था और वहाँ एंगल बन रहा था फाई, और जब वो पी तक पहुँचा तो एंगल बन गया ओमेगा टी। तो इसलिए हम थीटा क्या लेंगे, ओमेगा टी, जो कि आपको वाइब्रेटिंग पॉइंट की पोजीशन बताता है। अभी आगे क्लियर हो जाएगा आपको। दिस एंगल इज ऑब्टेन व्हेन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिलेटेड विद सर्कुलर मोशन। ये पॉइंट हमें ये एंगल हमें उस वक्त मिलता है जब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन की वजह से होती है, ठीक है। जब बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो सर्कुलर मोशन के साथ साथ बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी परफॉर्म करती है तो तब एंगल बनेगा ओमेगा टी। स्पेशल केसेस का पहले देखते हैं। लेट एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो द पॉइंट पी इज़ एट O1। सपोज करें कि जब टाइम ज़ीरो था तो ये जो पॉइंट पी जो था वो यहाँ था, ठीक है, O1 पर था, तो टाइम ज़ीरो हो गया, और एन इज़ एट मीन पोजीशन। तो जब बेटा पार्टिकल इधर है, मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि एन कहाँ होगा, एन भी इधर होगा अपनी मीन पोजीशन पर। देन द इनिशियल फेज ऑफ द रोटेटिंग रेडियस ओ पी इज़ ज़ीरो। यहाँ ये पी इधर है तो रोटेटिंग रेडियस ओ पी क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि पार्टिकल जो है वो मेन पोजीशन पर मूव ही नहीं कर रहा। एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो इज ज़ीरो, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्पेशल केस। ये स्पेशल केस होगा। स्पेशल केस में क्या होगा, पार्टिकल पी जो है वो अपनी पोजीशन O1 पर होगा और एन जो है वो भी पोजीशन O पर होगा। पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा, तो जो एंगल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। जनरल केस में क्या होता है, let at t is equal to 0 the angle made by rotating radius OP with reference line OO1 is equal to phi। तो ये पीछे ज़रा देखें। सपोज करें t is equal to 0 में एंगल बन रहा है O से P तक, ठीक है, टाइम ज़ीरो लिया तो एंगल बन रहा है फाई O से P, मतलब OP एंगल बना रहा है फाई किस तरह, OO1 पर, ठीक है, OO1 पर जो है वो क्या एंगल बन रहा है, फाई बन रहा है। तो सपोज कहना कि जब t ज़ीरो था तो आपका पार्टिकल यहाँ था, ठीक है, पार्टिकल यहाँ था और वो O1 के साथ क्या एंगल बना रहा था, फाई। OP विद द रेफरेंस लाइन OO1 एट टाइम t इज इक्वल टू ओमेगा टी। अच्छा, अब उसके बाद वो कहते हैं कि टाइम t के बाद द रेडियस रोटेट थ्रू द एंगल ओमेगा टी। तो फिर टाइम पास हो रहा है तो आपका पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो टाइम लगा टी, टाइम टी में उसने एंगल बनाया ओमेगा टी। तो बेटा फाई आपके थीटा आपके पास क्या आएगा, अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो आपके पास ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिखना चाहें तो बेटा आपने कल पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट किससे इक्वल आता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट साइन थीटा के इक्वल आएगा, और थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, ओमेगा टी प्लस फाइव। थीटा की जगह हमने क्या पुट किया, ओमेगा टी प्लस फाइव। इनिशियल फेज में क्या होगा, बेटा ये लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर टाइम ज़ीरो है तो थीटा क्या होगा, फाइव। अभी आपने पढ़ा कि अगर टाइम ज़ीरो है तो थीटा क्या लेंगे, टाइम ज़ीरो है
थीटा हम लेंगे फाई। तो यहाँ टाइम ज़ीरो के लिए थीटा फाई आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, इनिशियल फेज़। इनिशियल फेज़ में क्या होगा, टाइम ज़ीरो होगा और थीटा क्या आ जाएगा, फाई। नाउ टेकिंग इनिशियल फेज एस 90, सपोज करते हैं कि हमारा जो है पार्टिकल जो है वो इस पोजीशन पर है, ठीक है, इसको ले लेते हैं टाइम टी पर ज़ीरो। तो बेटा देखिए यहाँ ये लाइन आपको मिल रही है और यहाँ कौन सा एंगल बनता है, 90 होगा, या इसको पाई बाय टू कहेंगे। आपकी मर्ज़ी है ना कि आपने पार्टिकल कौन सी जो है वो आप इनिशियल पोजीशन ले रहे हो। अगर आप बॉडी को यहाँ रखते हो तो ये इनिशियल पोजीशन बन जाएगी, अगर यहाँ रख रहे हो तो ये बन जाएगी, यहाँ रख रहे हो तो ये बन जाएगी। तो मतलब जहाँ से आपने मोशन स्टार्ट किया है उससे पहले तक पॉइंट जो था वो ज़ीरो था। मतलब अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हो तो ये टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर था, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ये टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ये टी ज़ीरो होगा। अगर आपका पार्टिकल अब यहाँ है तो आपने ये लेना है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर एंगल क्या बन रहा है, 90, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ज़ीरो होता है, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270। तो बेटा 90 या पाई बाय टू, तो आपने थीटा फाई की जगह क्या पुट करना है, 90, क्योंकि अब इनिशियल एंगल क्या है, फाई। देखिए बेटा फाई आपका इनिशियल एंगल है, तो मतलब जब टाइम ज़ीरो होगा तो जो भी एंगल रोटेटिंग बॉडी जो भी एंगल बनाएगी वो आपका क्या कहलाएगा, इनिशियल एंगल कहलाएगा, और इसको हम बोलेंगे फाई। तो यहाँ बेटा हमने थीटा की जगह फाई की जगह पुट कर दिया 90। तो आपको पता है कि जब साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ये रूल है कि साइन में साइन के किसी भी एंगल में जब 90 ऐड किया जाता है तो वह एंगल को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो बेटा साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में और साथ क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है। बट इन दिस केस द पॉइंट एन इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि आपका पॉइंटर एन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर पार्टिकल यहाँ है तो एन भी कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये एन की कौन सी पोजीशन बनती है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये मीन है, ये एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, एज ऑन फिगर। अब बेटा आगे जो हमारा टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। ये बेटा मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ रिलेशन जो है वो ड्राइव करनी है। इसको यूज़ करते हुए हमने एक स्प्रिंग लिया हुआ है, स्प्रिंग के साथ एक मैस को अटैच किया हुआ है और स्प्रिंग का दूसरा जो एंड है किसी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है। मीन पोजीशन पर एक्स ज़ीरो होगा और बॉडी रेस्ट पर होगी। फिर आप उस पर फोर्स लगा के उसे एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाते हो तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है एक्स, और फिर जब आप उसको छोड़ते हो तो बॉडी जो है वो मेन पोजीशन से आगे एक और पोजीशन की तरफ चली जाती है जो कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ बेटा ओ जो है वो मेन पोजीशन है, ए और ए प्राइम जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते हैं किसी भी लम्हे। बेटा यहाँ से ओ और ए के दरमियान जब भी मतलब बॉडी होगी ओ और ए के दरमियान, तो हमने वहाँ एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बिटवीन कहीं भी जब बॉडी प्रेजेंट होगी हमने उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम में हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ किसके इक्वल आता है, माइनस के एक्स के। अब बेटा दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों को, ठीक है, वन और टू को कंपेयर करते हैं। एम इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, आपने एक्सेलरेशन निकालना है। बेटा एम को डिवाइड कर दें, माइनस के ओवर एम इंटू एक्स आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब आपको पता है कि के भी कांस्टेंट है और एम भी, मतलब के भी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम भी जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आप मैथ्स बार बार चेंज तो नहीं ना करोगे, इसलिए हम के ओवर एम को कांस्टेंट लेंगे। तो के ओवर एम की जगह कांस्टेंट लगा दिया। अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें तो कांस्टेंट आता है, अगर कांस्टेंट खत्म करें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। तो इस कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया। तो यहाँ एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट के साथ, लेकिन ये एक्सेलरेशन हमेशा अपोज करेगा डिस्प्लेसमेंट को। अब बेटा आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ए इज़ इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म किया बेटा, इसकी जगह ले लेते हैं ओमेगा। ए इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स और साथ क्या आ जाएगा, माइनस। ये आपने बेटा पहले पीछे पढ़ के आए हो। ए के आपके पास ये है, ए इज़ इक्वल टू, अभी पीछे पढ़ा आपने, ये देखिए, ए इज़ इक्वल टू के ओवर एम इंटू एक्स, और एक आपके पास है ए इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो हम इसको और पीछे वाली इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। के ओवर एम एक्स, माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट, एक्स एक्स के साथ, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, के ओवर एम के। तो बेटा ओमेगा हमें चाहिए, हम स्क्वायर रूट लेंगे तो के ओवर एम का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब आपने निकालना है टाइम पीरियड। बेटा टाइम पीरियड इक्वल होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, के ओवर एम। तो इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 2 पाई एम ओवर के, क्योंकि ऊपर जाके मतलब ये था ना डिनोमिनेटर में था, तो इसको रिवर्स किया तो एम ओवर के हो गया।
फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एफ इज इक्वल टू 1/t। तो बेटा यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये भी रिवर्स हो जाएगी, अगेन k/m आ जाएगा। अब बेटा आपने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला आपको पता है, x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी के। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें k/m, ठीक है, k/m और t एज इट इज़। इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने, उसका फॉर्मूला आपके पास है v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ अगेन पुट कर दे, k/m आ जाएगा। बेटा k/m भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें, ठीक है। और एक्स नॉट स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, क्योंकि जिस चीज़ को कॉमन लेते हैं फिर उसी के साथ डिवाइड भी करना पड़ता है। मतलब ये आप समझे, एक्स नॉट स्क्वायर के साथ आपने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, जो मल्टीप्लाई वाला था वो बाहर निकाल दे, डिवाइड वाला इसके साथ कट के 1 हो गया, इसके साथ क्या तो इसकी डिवीजन में एज इट इज़ आ गया। तो बेटा ये आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो एक्स नॉट हो गया, अंदर k/m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैक्सिमम वेलोसिटी आपने निकालनी है। बेटा आपको पता है कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0। तो हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे। तो देखिए बेटा एक्स की जगह 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो पीछे क्या बचा v0 x0 k/m। ये आपकी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अब आपने मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम जो है वेलोसिटी होती है, तो हम x को रिप्लेस करेंगे x0 के साथ, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है x0, ठीक है। ए ओ और ए के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, ओ पर x 0 होगा और ए पर और ए प्राइम पर x क्या होगा x0। ये आपने याद रखना है, x0 इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। तो बेटा यहाँ आप x पीछे x की जगह पुट करें x0, यहाँ पुट करना है आपने, यहाँ बेटा x की जगह एक्स स्क्वायर की जगह x0 का स्क्वायर आ जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखें क्या आता है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास हो गया 0 और ओमेगा को 0 के साथ क्या तो 0। तो देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमने मैक्सिमम और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन निकालना है। तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये थी, v इज इक्वल टू एक्स नॉट k/m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो हमने इंस्टेंटेनियस और मिनिमम वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन निकालना है, मैक्सिमम के दरमियान। तो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू एक्स नॉट k/m के। तो देखिए यहाँ x0 k/m है ना, यहाँ x0 और k/m की जगह हम पुट कर देंगे v0, ठीक है। देखिए k/m का स्क्वायर रूट अलग कर लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर रूट अलग कर लें, तो आपके पास x0 और यहाँ k/m का x0 आ जाएगा। तो देखिए x0 और k/m का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ रहा है, v0 के। तो बेटा यहाँ आप पुट कर दें v0, ठीक है, इन दोनों की जगह आ जाएगा v0, पीछे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो देखिए बेटा ये आंसर आ रहा है, v इज इक्वल टू v0 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। ये आपने रिलेशन निकाल लिया मिनिमम मैक्सिमम और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बेटा इसके बाद है सिंपल पेंडुलम वाला, ठीक है, आपको मैं कल वो करवाऊंगी क्योंकि वो फिर थोड़ा सा लंबा हो जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके साथ जो है, क्योंकि अभी मैं स्प्रिंग सिस्टम आपको करवाया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एनर्जी की जो कंजर्वेशन जो है वो भी करवा दूँ, तो इसलिए मैं वो टॉपिक जो है वो कल करवाऊँगी आपको। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा आपको पता है कि आपने बस ये याद रखना है कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन 0 होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। बस इसी चीज़ को लेकर चलना है। अब हम क्या करेंगे, हमने एनर्जी कंजर्वेशन निकालनी है, तो हम इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसी तरह इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर इनका सम लेंगे टोटल एनर्जी निकालने के लिए। तो देखिए बेटा इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी के लिए, लेट फॉर एनी इंस्टेंट टी द मैस एम इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मेन पोजीशन। सपोज करें कि आपने मैस को यहाँ ले गए और मैस ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एक्स, एफ इज़ इक्वल टू के एक्स हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, मतलब जब आपकी बॉडी जो है वो मेन पोजीशन पर होगी, तो एक्स क्या आएगा 0। तो यहाँ बेटा एक्स की जगह 0 पुट किया तो फोर्स क्या आ जाएगी 0। और जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, आप डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है एक्स, तो बेटा यहाँ हम एक्स को एक्स ही रहने देंगे। तो ये आप हमारे पास मीन पोजीशन के लिए आ गया और ये एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। अब हमने एवरेज फोर्स निकालनी है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस के एक्स ओवर 2,
तो बेटा kx/2 आपके पास आ जाएगी। अब फोर्स आ गई है, चूँकि आप अपनी मैस को जो है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गए, फोर्स लगाई है और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो बेटा क्या होगा, वर्क डन कर रहे हो आप, ठीक है। तो वर्क कैसे लिख लोगे, W=FD के, फोर्स की जगह 1/2 kx आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहे हो, x कर रहे हो, तो यहाँ x आ जाएगा। तो यहाँ हाफ की x², ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब आपने मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। मिनिमम के लिए बेटा क्या करना होगा, आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो इसके लिए एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x0, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा कि एक्सट्रीम पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट लेना है x0, तो यहाँ बेटा x को रिप्लेस कर दो x0 के साथ, तो ये आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होता है, मीन पोजीशन पर। तो बेटा यहाँ x की जगह पुट कर दो ज़ीरो, x की जगह पुट कर दो ज़ीरो, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, ज़ीरो। इसी तरह इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² के। तो बेटा आपके पास जो है इसका फॉर्मूला है क्या नाम है इसका, v का आपने निकाला था, v=x0 k/m1 - x² के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ v की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, यहाँ v की वैल्यू पुट कर दी। इसको बेटा आप सॉल्व करोगे तो हाफ x0 का स्क्वायर बाहर ले लें, अंदर क्या बचेगा, k/m1 - x² के स्क्वायर का, बल्कि बेटा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ के x0 का स्क्वायर 1 - के x² का स्क्वायर। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन पर x क्या होगा, ज़ीरो। तो बेटा यहाँ x की जगह ज़ीरो पुट कर दो, यहाँ x की जगह ज़ीरो पुट किया, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, पीछे ये चीज़ बची हाफ की x0 स्क्वायर। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर, वहाँ x क्या होगा, x0। तो यहाँ बेटा x की जगह x0 पुट कर दो, तो ये इसके साथ कट जाएगा, 1 - 1 ज़ीरो, और पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। टोटल एनर्जी निकालनी है, तो बेटा टोटल एनर्जी के लिए आप दोनों को ऐड करोगे, E= पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों की आपने जो मैक्सिमम एनर्जीज निकाली वो ऐड करनी है। हाफ के 1 नहीं बेटा, ये बल्कि आपने क्या करना है, ये आपके पास आ जाएगी, अभी आपने निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपने लेनी है ये वाली, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी आपने लेनी है हाफ के x²। तो ये देखिए हाफ के x² पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने फॉर्मूला लगाना है ये वाला, इसकी इंस्टेंटेनियस वाला, ठीक है, ये वाला लगाया। आपने सम निकालने के लिए दोनों की इंस्टेंटेनियस जो एनर्जीज है उन्हें ऐड करना है, उनकी मैक्सिमम मिनिमम एनर्जीज को ऐड नहीं करना। तो बेटा 1/2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो 1/2 के x0² आ गया, और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई की, तो बेटा x0 इसके साथ कैंसिल आउट, पीछे बचेगा हाफ के x का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट, पीछे टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ के x0 का स्क्वायर। तो ये बेटा ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई वाइब्रेटिंग जो है वो स्प्रिंग सिस्टम के लिए, और आप देख रहे हो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। तो बस बेटा ये था कि एनर्जी कंजर्वेशन थी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन जो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। होप्स बेटा आपको समझ आ गई होगी, अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।